अनंत विजय, पहले मैं चाह रहा हूं, ये आपको लग रहा है ये हिमंता बिस्वा शर्मा से राहुल गांधी का जो इक्वेशन खराब हुआ जब वो कांग्रेस छोड़ के गए थे, ये बोल के कि कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, पिद्दी को, राहुल गांधी, वो आज तक वो कड़वाहट जो है बरकरार है और इसीलिए ये सब हो रहा है असम में? अनंत मानक जी, आपने जब इस प्रश्न को पूछा था सुरेन भाई से, तो आपने बहुत अच्छा एक शब्द उपयोग किया था, टीस। वो जो टीस है, वो टीस कहीं ना कहीं लोगों को सालती है, और वो टीस दोनों तरफ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि राहुल गांधी की पार्टी में वो टीस नहीं है, और टीस को स्वीकार भी किया गया। तो उस टीस की वजह से दोनों ने इस लड़ाई को व्यक्तिगत बना लिया। मैं कांग्रेस पार्टी के हैंडल से ट्वीट्स देखता हूं, जिस प्रकार के हेमंत बिस्वा शर्मा के लिए ट्वीट किए जाते हैं, या जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी पर आक्रमण करते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का मंच या अवसर के तौर पर इसको देखा जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा के मन में भी टीस है कि राहुल गांधी कुत्ते को खाना खिलाते रहे और हमको हमारी तरफ देखा भी नहीं। बड़ा फेमस है वो कि बिस्किट कुत्ते को खिलाते रहे, और उसी टीस में वो छोड़ के गए। और आपने ठीक कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में उनकी एक बड़ी भूमिका हुई भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में और स्थापित करने में। लेकिन मुझे लगता है कि ये सब मसले विपक्ष के लिए बहुत छोटे हैं कि कोई अब बैरिकेड पे कूदना राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को तो शोभा नहीं देता है। जैसे मैं परसों उनका बस के नीचे उतरते विजुअल देख रहा था, कल या परसों, जब बस से नीचे उतरे और भीड़ में बहुत आक्रामक तरीके से घुसे, तो मुझे लगा कि जो व्यक्ति मोहब्बत की दुकान लेके चल रहा है और जो व्यक्ति मोहब्बत का संदेश दे रहा है, इसको इतने आक्रामक तरीके से भीड़ में नहीं जाना चाहिए, बल्कि उनको तो भीड़ से उसी तरह बात करना चाहिए जैसे नेहरू जी भीड़ में घुस के बातचीत किया करते थे, और उनके पास तो ये है। तो जब मोहब्बत में आक्रामकता आ जाती है तो नफरत का जन्म वहीं से होता है, मुझे ऐसा लगता है। रही बात INDIA गठबंधन की, और एक बात और बड़ी अच्छी लगी कि अनुराग भदौरिया जी आज तुलसीदास से शुरू हो रहे थे, और ये तो मैं भारतीय जनता पार्टी के ही प्रभाव के तौर पर देखता हूं कि आज समाजवादी पार्टी को भी भगवान श्री राम की याद आ रही है, प्रभु श्री राम की याद आ रही है। 1989 भूल गए, 1990 भूल गए, कोई बात नहीं है। अनुराग जी थोड़ा शांत रहिए, आप जब बोल रहे थे मैं चुप था। तो ये कितना बड़ा बदलाव, यही है रामत्व, और जो रामत्व है वही हिंदुत्व है, और जो हिंदुत्व है वही भारतीयता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वासुदेव शरण अग्रवाल से लेकर कुबेरनाथ राय से लेकर तमाम लेखकों ने इसको लिखा है। तो ये अच्छा है कि रामत्व और भारतीयता आज मिलजुल कर एक हो रहे हैं। और अनुराग जी जैसे हमारे मित्र भी प्रभु श्री राम बोल रहे थे, सुन के कितना अच्छा लग रहा था आज की मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता हूं। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम का नाम लेने से और आस्था कह देने से आस्था प्रकट नहीं होती है। पहले कार्ड नहीं मिला, फिर स्पीड पोस्ट की रसीद पोस्ट होती है, तो फिर स्पीड पोस्ट का नंबर दिया जाता है। तो ये सब देखिए मानक जी, ये राजनीति है, और 2024 में जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे तब तक इस प्रकार की राजनीति दोनों पक्ष से होती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा संकट या सबसे बड़ी चुनौती तो विपक्ष के सामने है कि इनका अब तक कोई CMP कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बन पाया है। जनता के बीच, मान लीजिए सीट शेयरिंग कर भी लेते हैं ये, जो कि बहुत टेढ़ी खीर है, तो जनता के बीच में कहने क्या जाएंगे आप कि मोदी के कुशासन से हमें मुक्ति दो? ठीक है, जनता कहेगी ठीक है हम मुक्त करते हैं, आप क्या करोगे ये बताओ। तो इनके पास वैकल्पिक कोई विचार नहीं है, इनके पास वैकल्पिक कोई नीति नहीं है, इनके पास वैकल्पिक कोई कहते हैं अर्थ नीति, विदेश नीति, मतलब करोगे क्या आप, ये तो जनता को बताओ। और चुनाव में जब तक आपका पक्ष नहीं होता है दूसरे के भरोसे, फिर तो वो कांग्रेस वाली राजनीति हो गई ना, कि कांग्रेस को बहुत कुछ अपनी जीत के लिए दूसरे की गलतियों पर भरोसा रहता है, चाहे वो 80 का चुनाव हो, 84 छोड़ दीजिए, चाहे उसके बाद के चुनावों को देख लीजिए। तो मुझे लगता है कि INDIA गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट यही है कि अब वो करेंगे क्या। सीट शेयरिंग के लिए जिन नेताओं को लगाया गया है, अभी कांग्रेस की प्राथमिकता, कुछ दिनों पहले तक हम लोग आपके साथ चर्चा कर रहे थे, तब कांग्रेस की प्राथमिकता 3 राज्यों में चुनाव था। विधानसभा चुनाव खत्म हुए,
उसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस की प्राथमिकता न्याय यात्रा हो गई। तो अब न्याय यात्रा में कांग्रेस लगेगी कि सीट बंटवारा करेगी कि आईएनडीए गठबंधन को बढ़ाएगी, ये संकट है और ये द्वंद्व भी है और ये असमंजस भी है। इसीलिए आप देखते हैं कि आईएनडीए गठबंधन के जो अन्य घटक दल के नेता हैं वो इसी फ्रस्ट्रेशन में ममता बनर्जी जैसे बयान आते हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन में अखिलेश जी जैन चौधरी की सीट अनाउंस कर देते हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन में नीतीश कुमार बिहार में सीतामढ़ी की सीट अनाउंस कर देते हैं, इसी फ्रस्ट्रेशन में शिवसेना उद्धव के ग्रुप के कुछ सीट अनाउंस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उन सब लोगों को अगर समग्रता में देखेंगे तो ये बड़ा संकट है और यहीं एनडीए गठबंधन को, नरेंद्र मोदी को एज मिलता है विपक्ष की ओर, ताकि लोग कहने लगे कि 2024 तो डील डन है। एक तरफ न्याय यात्रा निकल रही है मानक जी और दूसरे तरफ संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है। आप कल्पना कीजिए 5200 जगहों पर 2600 वैन रोज जनता के बीच जा रही है और 3 दिन पहले का आंकड़ा है कि 17 करोड़ लोगों तक वो विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच चुकी है। 17 करोड़ लोगों की समस्याएं हल हो चुकी हैं, उनको गैस के सिलेंडर मिल गए, उनका आधार कार्ड बन गया, उनका आयुष्मान कार्ड बन गया, उनका प्रधानमंत्री आवास योजना हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी देखना चाहिए। सिर्फ ये कर देने से कि हम बैठ जाएंगे और सीट अनाउंस कर देंगे और मोदी को हरा देंगे, ये मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल काम। ओके।